नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। कचरे का निस्तारण, दैनिक जागरण। चौथाई सदी बाद, बिजनेस स्टैंडर्ड। कूटनीति और राहत, जनसत्ता। कतर में जीती कूटनीति। अब आर्टिकल विस्तार से। कचरे का निस्तारण, दैनिक जागरण। ठोस कचरे का निस्तारण की कोशिश के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाईवे निर्माण में उसके उपयोग को बढ़ाने को जो पहल की है वह सराहनीय है। हाईवे निर्माण में ठोस कचरे का इस्तेमाल इसलिए संभव हो सकेगा क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एवं अहमदाबाद धलौरा एक्सप्रेसवे में उसके उपयोग के जो पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए वे सफल रहे और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी यह पाया कि इससे सड़कों की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है। सड़कों के निर्माण में ठोस कचरे के उपयोग से केवल कूड़ों के पहाड़ों को कम करने में भी मदद नहीं मिलेगी बल्कि सड़क बनाने में बड़े पैमाने पर मिट्टी की जो ज़रूरत पड़ती है उससे भी बचा जा सकेगा। ध्यान रहे कि कई बार यह मिट्टी खेत वाली ज़मीन से जुटानी पड़ती है, उसके अपने नुकसान हैं। अपने देश में कचरे का निस्तारण एक बहुत बड़ी चुनौती है। हर बड़े शहर में कचरे के पहाड़ खड़े होते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि दिल्ली एवं मुंबई जैसे शहरों में कचरे के जो पहाड़ खड़े हो गए हैं उन्हें दूर करने में सफलता नहीं मिल पा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के एक आकलन के अनुसार लगभग 1700 लाख टन कचरा डंपिंग साइटों पर जमा है। इससे बेहतर और कुछ नहीं है कि इसमें से एक बड़े हिस्से को सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाए। सड़क निर्माण में ठोस कचरे का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन को मिलकर कार्य करेगा। यह मिशन शहरी निकायों को ठोस कचरे के निस्तारण ठोस कचरे के निस्तारण के लिए सहायता प्रदान करता है। स्पष्ट है कि शहरी निकायों को इसमें दिलचस्पी दिखानी होगी कि सड़क निर्माण में ठोस कचरे का उपयोग हो सके। वास्तव में केवल दिलचस्पी से ही बात नहीं बनेगी क्योंकि सामान्य कचरे से ठोस कचरे को अलग करने का भी काम करना होगा। अभी आमतौर पर हमारे शहरों में हर तरह के कचरे को एक ही स्थान पर जमा कर दिया जाता है। चंद शहरी ऐसे हैं जहां कचरे की प्रकृति के अनुसार उन्हें अलग अलग एकत्रित किया जाता है। उचित यह होगा कि शहरी निकायों को इसके लिए तैयार किया जाए कि वे हर किस्म के कचरे को प्रारंभिक स्तर पर ही अलग अलग करके जमा करने का काम करें। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आधुनिक जीवन शैली कहीं अधिक कचरा पैदा कर रही है। बढ़ता हुआ कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रचलन कम करने के कारगर उपाय नहीं किए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि तमाम घोषणाओं के बावजूद पॉलीथीन के चलन को रोकने में भी सफलता नहीं मिल रही है। एक नई समस्या ई कचरा बन गया है क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ता जा रहा है जो कुछ ही वर्ष चलते हैं। चौथाई सदी बाद, बिजनेस स्टैंडर्ड। पिछले सप्ताहांत में चौथाई सदी वाली बात पर आगे बढ़ते हुए लंबी अवधि के लिए जताए गए उन पूर्वानुमानों पर नज़र डालना सही रहेगा जिसकी बात इस शताब्दी की शुरुआत में दुनिया कर रही है। गोल्डमैन सैक्स की कुछ लोग इसे कुख्यात ही कहेंगे, भविष्यवाणी थी कि 4 उभरती ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत और चीन बढ़ते बढ़ते उन छह अर्थव्यवस्थाओं जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली G6 से आगे निकल जाएंगी जो उस समय दुनिया में सबसे बड़ी थी। वह भविष्यवाणी एक हद तक सही साबित हुई। गोल्डमैन ने कहा था कि जो 6 अर्थव्यवस्थाओं के 7वें हिस्से में भी छोटी ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं बृहद स्तर पर बढ़ते हुए 2025 तक उनके आधे आकार की हो जाएंगी। हैरत की बात है कि ब्रिक्स ने यह उपलब्धि पूरे एक दशक पहले यानी 2015 में ही हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद से उनकी रफ्तार धीमी पड़ी है। 2025 तक ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं G6 के कुल आकार की 60% तक पहुंच सकती हैं। माना जा रहा था कि मुद्रा का मूल्य बढ़ने से ब्रिक्स के आकार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर भी ब्रिक्स समूह ने कुल मिलाकर उस भविष्यवाणी से ज़्यादा हासिल कर लिया है। इसकी बड़ी वजह चीन का दमदार प्रदर्शन रहा, मगर ब्राज़ील और रूस ने बुरी तरह निराश किया। रूस को इस समय तक इटली से आगे निकलकर फ्रांस की बराबरी कर लेना था, मगर वह अब भी इन दोनों से छोटा है और ब्राज़ील का भी यही हाल है। इनमें भारत भविष्यवाणी के सबसे करीब पहुंचा है। इसकी अर्थव्यवस्था 2000 में G6 अर्थव्यवस्थाओं की कुल आकार की 2.4% थी। पूर्वानुमान के मुताबिक 2023 तक इसके 3 गुना से ज़्यादा होते हुए 8.5% पर पहुंचना था। भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में G6 की 8.4% हो गई। ज़्यादातर लोग अब मानने लगे हैं कि चौथाई सदी ब्रिक्स की कम और भारत चीन की ज़्यादा रही। दिलचस्प है कि भारत की वृद्धि दर 2025 तक चीन की दर से आगे निकलने और उसके बाद और भी आगे जाने की बात कही गई थी, जो बाकी भविष्यवाणियों की तुलना में ज़्यादा सटीक निकली। गोल्डमैन ने 4 कारकों को ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन की बुनियाद बताता था। बृहद आर्थिक स्थिरता, पूरी दुनिया को
व्यापार और निवेश के मौके देना, मजबूत संस्थाएं और अच्छी शिक्षा, इन चार में से भारत केवल आर्थिक कसौटी पर ही खरा नहीं उतरा है, नहीं उतरा, उसने राजनीतिक स्थिरता हासिल कर ली, खुद को पूरी दुनिया के लिए ज़्यादा सुगम, कुछ मामलों में कदम वापस भी लिए बनाया, अपनी आर्थिक संस्थाओं को मजबूत बनाया, मगर राजनीतिक संस्थाओं का कुछ क्षरण हुआ और साक्षरता की दर सुधारने के साथ उच्च शिक्षा को भी बेहतर बनाया। यह बात अलग है कि साक्षरता और उच्च शिक्षा के मौके पर अभी सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। न तो रूस और न ही ब्राज़ील ऐसे दावे कर सकता है और चीन अपनी राह पर ही आगे बढ़ा है। भारत निसंदेह इन सभी में सबसे गरीब देश है, मगर भविष्य के लिहाज से सबसे ज़्यादा संभावनाएं भी इसी में हैं, जैसा गोल्डमैन ने कहा था। इस सदी के अगले 25 वर्षों को देखें तो स्थिति मोटे तौर पर ऐसी ही रहेगी, जिसमें भारत को और प्रमुखता मिलेगी। रूस ने प्रतिबंधों का फौरी असर तो झेल लिया है, मगर इसके उत्पादों के लिए कुछ प्रमुख बाजारों के दरवाजे बंद हो गए और भविष्य में उसे तकनीक नहीं मिलने की भी तकलीफ होगी। ब्राज़ील लंबे समय से वृद्धि और सुस्ती के झूले में झूलता रहा है। चीन परिपक्व हो रहा है और धीमा पड़ रहा है, मगर वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुकाबले उसकी वृद्धि की रफ्तार तेज रहनी चाहिए। इन चारों में सबसे तेज वृद्धि भारत में होने की संभावना है। अंत में यह स्तंभ 1997 के उत्तरार्ध में दबाव के बीच शुरू किया गया था। उस समय बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक के तौर पर मैं मानता था कि अखबार के संपादक को अपने नाम से स्तंभ नहीं चलाना चाहिए। उसे अपना एक अलग नज़रिया रखने के बजाय अखबार के संपादकियों के माध्यम से अपनी बात कहनी चाहिए। किंतु शनिवार को अखबार के सप्ताहांत का अंक बनाने के लिए नए सिरे से डिजाइनिंग में जुटे साथियों ने साफ कह दिया कि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो संपादकीय पृष्ठ का कुछ हिस्सा खाली ही जाएगा। इस तरह 26 से भी ज़्यादा वर्ष पहले साप्ताहिक मंथन शुरू हुआ, जिसे आम संपादकीय टिप्पणियों से अलग बनाया गया। पाठकों में यह लोकप्रिय हो गया, जो सुखद अक्षर भी रहा और पुरस्कार भी। लगभग 1300 लेख लिखते लिखते आपके इस स्तंभकार की उम्र 47 वर्ष से 74 वर्ष हो गई। उम्र और सक्रिय पत्रकारिता से अवकाश लेने के कारण हर हफ्ते कुछ ऐसा ढूंढना और कहना बहुत दुष्कर होता जा रहा है जो सार्थक और अलग हो। इसलिए पिछले 3-4 महीने से अखबार के संपादकीय नेतृत्व से बातचीत करने के बाद अब विदा लेने का समय आ गया है। पाठकों ने जिस ध्यान और समय के साथ मेरा स्तंभ पढ़ा, उसके लिए मैं उसका आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा। कूटनीति और राहत जनसत्ता। कतर की एक अदालत में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को सुनाई गई मौत की सज़ा में कमी की खबर कई लिहाज से बेहद अहम है। न सिर्फ संबंधित कर्मियों के परिजनों से इससे काफ़ी राहत मिली होगी, बल्कि ये भारत के लिए भी एक जरूरी फैसला है, क्योंकि जिस दिन मौत की सज़ा तय होने की खबर आई थी, तभी से यह देश भर में सबकी चिंता का कारण बना हुआ था। मगर गुरुवार को विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कतर में जिन भारतीय कर्मियों के लिए मृत्युदंड निर्धारित किया गया था, वह सज़ा कम कर दी गई। जाहिर है अब आगे की सुनवाई में नौसेना के उन पूर्व कर्मियों की सज़ा में अधिक राहत दिलाने की कोशिश और प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन इससे एक अहम पक्ष यह साफ हुआ कि इस संबंध में आई खबर के बाद ही भारत की ओर से लगातार कूटनीतिक स्तर पर ऐसी कोशिशें शुरू कर दी गई थी, जिनमें सबसे पहले इस पर जोर दिया गया कि फिलहाल मौत की सज़ा पर रोक लगे। इस समूचे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कतर में पहले तय की गई सज़ा को कम करने पर बनी सहमति को दरअसल भारत के कूटनीतिक प्रयास की कामयाबी के तौर पर दर्ज किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना ने जिन 8 पूर्व अधिकारियों की मौत की सज़ा सुनाई गई थी, वे सभी दोहा स्थित उस दहारा ग्लोबल कंपनी के कर्मचारी थे जो कतर के सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाएं प्रदान करती है। हालांकि इन अधिकारियों को अगस्त 2022 में पनडुब्बी परियोजना की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कतर की ओर से आरोप कभी सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इस दौरान 8 कर्मियों के जेल में 1 वर्ष से ज़्यादा रहने के बाद बीते अक्टूबर में प्राथमिक सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी थी। हालांकि इतने सख्त फैसले तक पहुंचने तक शायद और विचार किया जा सकता था, क्योंकि अब आखिर किसी ठोस आधार पर ही अपीली अदालत ने मौत की सज़ा को कम किया है। दरअसल अक्टूबर में मौत की सज़ा की खबर आने से बाद देश के लोगों के बीच ये स्वाभाविक उम्मीद पैदा हुई कि इस मसले पर भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर सज़ा को माफ़ या कम कराने की कोशिश करेगी। इस बीच कुछ समय पहले दुबई में COP28 सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर से अलग से मुलाकात की और कतर में रह रहे भारतीय समुदाय के कल्याण को लेकर चर्चा की थी। अब सज़ा में राहत की खबर के बाद यह भी उम्मीद जगी होगी क्या इससे ज़्यादा नरमी की गुंजाइश बन सकती है। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो सन 2014 में भारत और कतर के बीच सज़ा पाए कैदियों की अदला बदली के लिए
हुए एक समझौते के तहत अगर प्रक्रिया आगे बढ़ी तो संभवतः इन पूर्व नौसैनिकों को सजा का बाकी हिस्सा काटने के लिए भारत लाया जा सकेगा। हालांकि इस बारे में अभी किसी औपचारिक पहल की खबर नहीं आई। यूँ भारत और कतर के बीच आपसी रिश्ते काफ़ी मजबूत रहे हैं और भारत ने कई नाजुक मौके पर कतर की मदद की है। पूर्व नौसैनिक के लिए मौत की सजा तय करने के मामले को इसमें अधिक अड़चन की तरह देखा जा रहा था। अब अपीली अदालत के रुख के बाद फिर द्विपक्षीय संबंध ज़्यादा बेहतर होने की स्थितियाँ मजबूत होंगी। कतर में जीती कूटनीति। राशि सहारा। कतर से बड़ी राहत मिली है। वह वहाँ कैद देश के 8 पूर्व नौसैनिकों, जिसमें 3 कैप्टन, 4 कमांडर और 1 नाविक हैं, की फांसी सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई है। अल दहारा कंपनी में कार्यरत इन नौसैनिकों को जासूसी के कथित आरोप में अक्टूबर में सजा सुनाई गई थी, परंतु कतर ने उनके विरुद्ध आरोपों का विवरण जाहिर नहीं किया था। सरकार ने उनकी रिहाई के लिए तमाम कानूनी विकल्पों को आजमाने तथा सभी न्यायिक फोरम पर इसकी लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया था। उन पर भरोसा न करने की कोई वजह भी नहीं थी। उसने अपना काम बखूबी किया। सवाल यह है कि क्या यह कानूनी विकल्पों को आजमाने का नतीजा है या नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक पहल का भी कोई रोल है। इन दोनों की भूमिका है, इसलिए कि यह मामला कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला था। इसमें अमेरिका भी मददगार नहीं हो सकता था। दूसरे अरब में भारत के दोस्त सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से कतर से संबंध 36 के हैं। ऐसे में भारत के पास कानूनी विकल्प आजमाने के साथ मोदी की पहल सुनिश्चित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तथ्य के बावजूद कि भारत की विश्व में अपनी एक अनुपक्षणीय हैसियत है और उसने कतर की तब मदद की जब वह अपने भी पड़ोसी देशों की घेराबंदी से खाद्यान्न का मोहताज हो गया था। फिर भी वह नूपुर शर्मा मामले में विरोध करने वाला मध्य पूर्व का वह पहला देश था। इसलिए 2 दिसंबर को दुबई में COP 28 के सम्मेलन में मोदी की अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के दौरान वहां के भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण पर अच्छी चर्चा करनी पड़ी थी। इसे नौसैनिकों के जिक्र का परोक्ष संकेत समझा गया। निसंदेह इस सजा में बदलाव पर असर पड़ा होगा। हालांकि ये सब हुआ है अदालत के जरिए ही, जहां पीड़ितों के परिजनों के साथ भारत के राजदूत भी मौजूद थे। इससे उत्साहित देश तो यही चाहेगा कि सरकार अपने इन पूर्व नौसैनिकों को जैसे ही अपने घर ले आए। ऐसा भी हो सकता है, एक तो आम माफ़ी के जरिए जो कतर के अमीर एक खास तारीख पर देते हैं, दूसरे कतर के साथ कैदियों की स्थानांतरण संधि का लाभ उठाते हुए उन्हें अपने देश की जेल में ही बाकी सजा काटने की व्यवस्था करके। दोनों विकल्पों में पहले वाला विकल्प ही काम में होगा। इसके लिए प्रयास किए जाएं। धन्यवाद।